आज हम उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल की चुनावी राजनीति की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहां के नतीजे सिर्फ एक जीत हार नहीं बल्कि एक गहरी कहानी कहते हैं। इस पूरी पड़ताल को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम उस जगह और वहां के लोगों को समझेंगे, फिर आंकड़ों पर नजर डालेंगे, उसके बाद पिछले दशक के 3 बड़े ट्रेंड्स को पहचानेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और आखिर में बदलाव के एक संभावित रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जमीन से। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी और लोगों के मिजाज को समझना बहुत जरूरी होता है। चौबट्टा खाल की असलियत क्या है, आइए देखते हैं। ये है चौबट्टा खाल, देवभूमि उत्तराखंड का एक खूबसूरत शांत इलाका। लेकिन इस शांति के पीछे लोगों की उम्मीदें, उनकी चुनौतियां और उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं भी हैं जो यहां की हवा में घुली हुई हैं। यहां का सामाजिक ढांचा देखें तो मुख्य रूप से राजपूत, ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय हैं। करीब 18% आबादी अनुसूचित जाति की भी है। पर जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो है यहां की नाजुक अर्थव्यवस्था। एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह से बाहर काम कर रहे बच्चों के भेजे हुए पैसों यानी मनी ऑर्डर पर टिकी है। क्यों? क्योंकि स्थानीय स्तर पर काम नहीं है और इसी वजह से युवा लगातार यहां से पलायन कर रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। और यही बात हमें यहां के सबसे बड़े विरोधाभास पर लाती है। एक तरफ राज्य के विकास के बड़े दावे होते हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है। खराब सड़कें, स्कूलों में टीचर नहीं, इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। ये जो तनाव है ना, बड़े दावों और छोटी हकीकत के बीच का, यही यहां की राजनीति की धुरी है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब बात करते हैं आंकड़ों की। लोकतंत्र में आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं अगर उन्हें सही से सुना जाए। 2022 के चुनाव के नंबर हमें असल में क्या बता रहे हैं? देखिए, हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक दिया है और एक जागरूक नागरिक का फर्ज है कि वो सही जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाए। ये आंकड़े उसी राय को समझने का एक जरिया है। शायद सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा यही है, सिर्फ 44.9%। इसका मतलब यह हुआ कि आधे से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डालना जरूरी ही नहीं समझा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक बहुत बड़ी चुप्पी है। सिस्टम से एक तरह की दूरी का यह बहुत बड़ा संकेत है। अब जो वोट पड़े उनका नतीजा क्या रहा, यह बिल्कुल साफ है। एक तरफा जीत। भाजपा को करीब 59% वोट मिले, वहीं कांग्रेस 32% के आसपास रह गई। मतलब जीत का अंतर बहुत बड़ा था, लगभग 27% का। लेकिन क्या सिर्फ एक चुनाव की तस्वीर काफी है? नहीं, असली कहानी पैटर्न में छिपी होती है। अगर हमें पूरी तस्वीर समझनी है तो हमें थोड़ा पीछे जाकर पिछले 10 साल के ट्रेंड्स को देखना होगा। इस टेबल में 3 बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। पहली, भाजपा का वोट शेयर 2012 से लगातार बढ़ा है, 33% से बढ़कर करीब 59% हो गया। दूसरी, कांग्रेस का वोट शेयर वही 30-32% की रेंज में अटका हुआ है। और तीसरी, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, वो है लगातार गिरता हुआ वोटिंग प्रतिशत। 51% से घटते घटते 45% पर आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब किसी एक उम्मीदवार की हार जीत से कहीं ज्यादा गहरा है। यह सिस्टम के काम करने के तरीके की कहानी है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ जीतने वाली पार्टी के पास जमीन पर एक मजबूत संगठन है, उम्मीदवार का अपना एक बड़ा नाम है और सत्ता में होने की वजह से संसाधनों की कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ जो पार्टी चुनौती दे रही है, उसका स्थानीय संगठन कमजोर है और वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक लाने का कोई ठोस सिस्टम नहीं है। तो इस हकीकत को देखते हुए क्या इस राजनीतिक तस्वीर को बदला जा सकता है? एक विश्लेषण एक रणनीतिक ढांचे का सुझाव देता है जिसे 4 मोर्चा सिद्धांत कहा गया है। ये एक खाका है कि कैसे कोई चैलेंजर इस मुकाबले को बदल सकता है। चतुर्मुख सिद्धांत, इसका मतलब बहुत सीधा है। चुनाव सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता, ये एक साथ 4 अलग अलग मोर्चों पर लड़ा जाता है। चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी आप अपनी कहानी क्या कह रहे हैं, और चौथा, संसाधन। आइए इन चारों मोर्चों को थोड़ा और समझते हैं। चुनावी मोर्चे पर उम्मीदवार की एक नई छवि बनानी होगी। संगठनात्मक मोर्चे पर हर गांव में एक कमेटी बनानी होगी, बूथ लेवल तक। नैरेटिव के मोर्चे पर कहानी को सिर्फ बड़े वादों पर नहीं बल्कि जवाबदेही और स्थानीय विकास के मुद्दों पर टिकाना होगा।
और संसाधन के मोर्चे पर पैसा बड़ी बड़ी रैलियों की बजाय छोटे जमीनी कार्यक्रमों पर लगाना होगा। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने का एक 90 दिन का एक्शन प्लान भी है। मतलब चुनाव से 90 दिन पहले काम शुरू हो। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनने में जाएं, अगले 30 दिन उन मुद्दों पर छोटे छोटे रोड शो और कार्यक्रम करने में, और आखिरी 30 दिन एक माहौल बनाने और वोटर्स को तैयार करने में लगाए जाएं। और सबसे जरूरी बात, ये रणनीति किसी हवा में नहीं बनी है। ये सीधे उन मुद्दों से जुड़ती है जो लोगों को रोज परेशान करते हैं। जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा शिकायतें नौकरियों, सड़कों और स्वास्थ्य के लेकर हैं, तो हमें पता चलता है कि लोगों की असल तकलीफ कहाँ है। जब कोई अभियान लोगों से उनकी जानकारी लेता है, तो उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क इसी बात को सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की जानकारी सुरक्षित रहे। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। जब किसी चुनाव में आधे से ज्यादा लोग हिस्सा ही न लें, तो क्या इसे सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, या ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य और जनता के गहरे असंतोष के बारे में एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करता है? अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।